हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। और पिछले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें क्लास 6 और क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अभी ये क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है। और आज जो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ये लेसन 5 है, जिसका नाम है उद्योग। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है उद्योग, तो पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि उद्योग में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो उद्योग जो है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्योग किसे कहते हैं और उद्योगों का वर्गीकरण क्या होता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, वितरण पढ़ा जाएगा जिसमें जो है औद्योगिक जो क्षेत्र हैं जैसे जमशेदपुर है, पिट्सबर्ग है, सूती वस्त्र है, अहमदाबाद है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्न को हल किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से या कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन क्रैक करने के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, विनिर्माण आ गया। विनिर्माण का मतलब क्या है? विनिर्माण का मतलब हो गया, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जैसे किसान जो है उपज उगाता है, गेहूं अगर पैदा करता है तो उसको मंडी तक बेचता है, फिर मंडी से वह फैक्ट्री में जाता है जहां वो क्या बनता है, गेहूं का आटा बनता है। और आटे से क्या बनता है, बिस्किट बनता है, उसमें अन्य चीज़ मिला करके, या डबल रोटी बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, खेत से जो गेहूं आता है मंडी में और मंडी के बाद जो मिल में जा कर के जो प्रोसेस बनता है, ये सब क्या है, यही विनिर्माण है। मतलब उसमें जो हम नए तरीके से उसमें परिवर्तन कर देते हैं उसको हम किस प्रक्रिया के अंतर्गत कहते हैं, तो विनिर्माण कहते हैं। ठीक है। इसके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है फ्रेंड्स? तो कह रहा है कि जैसे वृक्ष है, उसको काटा जाता है और वृक्ष उससे क्या बनता है, लुगदी बनता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को क्या करते हैं, रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा क्या होता है, कागज़ तैयार होता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो इतनी जो ये प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण। यानी कोई भी चीज़ सीधे सीधे आपके हाथ में नहीं आती है, उसको बनने में जो चक्र यूज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें जो है विनिर्माण जो है मुख्यतः द्वितीय जो क्रियाकलाप है, जैसे प्रथम जो है आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि प्रथमक, द्वितीयक और तृतीयक जो होते हैं उसमें ये विनिर्माण जो है द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। कह रहा है कि विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, क्या लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ जो है अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। कहने का आशय है उद्योग हम किसे कहेंगे, तो यह क्या है कि आर्थिक गतिविधि है। उद्योग से क्या है संबंध, आर्थिक गतिविधि से संबंध है, जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन होता है और खनिजों का निष्कर्षण और फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। क्रियाकलाप कह रहा है कि कपास के खेत से आपके घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता लगाइए। अब देखिए, कपास जो है खेत में पैदा होता है कच्चा माल के रूप में और लास्ट में हम कपड़ा जो बन करके जो कमीज के रूप में हमें मिलता है, इसमें देखिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है उसको। कपास जो है
जाता है कंपनी में, रेशे बनता है, रेशे से फिर जो है अलग अलग तरह के जो है कपड़े बनते हैं, उसमें कलर डालते हैं, फिर कटिंग होती है, फिर कुर्ता बनता है, कमीज बनता है, फिर आपके पास आता है। तो ये कितना लंबा जो है यात्रा है इसमें। उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब उद्योगों जो है किस तरह के उद्योग हैं, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कह रहा है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। मतलब उद्योग कोई भी होगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए, किस तरह का उद्योग है और किस तरह का स्वामित्व उसमें है, इसके आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो कच्चा माल देख लेते हैं क्या है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग जो होता है क्या होता है, कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित होता है, समुद्र आधारित होता है और वन आधारित हो सकते हैं। ये कच्चा माल के उपयोग के आधार पर ये बताया कि कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। अब कृषि आधारित क्या है, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन जैसे वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद है, चर्म उद्योग है, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण। कृषि आधारित उद्योग में क्या है, तो वनस्पति तेल हो गया आपका, खाद्य से संबंधित हो गया, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी हो गया, चर्म रोग उद्योग होगा, और कृषि आधारित उद्योग इसके उदाहरण हैं। अब कह रहा है खनिज आधारित उद्योग क्या है, तो प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। अब जो लोहा से जो अयस्क निकालते हैं हम लोग और उससे लोहा जो बनता है वो क्या है, ये जो है खनिज आधारित उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों। अब लोहा का निर्माण क्या होगा, भारी मशीनों के निर्माण में होता है, भवन के निर्माण में होता है, रेल के डिब्बों बनाने में होता है। तो यह जो है खनिज आधारित हो गया, जिसमें लोहा का एक उदाहरण लिया इसने। समुद्र आधारित में क्या है, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे उद्योग है, मत्स्य है, तेल है, ये उदाहरण है। अब मत्स्य कहाँ मिलेगा, तो समुद्र से ही मिलेगा। तेल जो है समुद्र अब तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और समुद्री खाद्य में जो नाना प्रकार के जो जीव हैं या समुद्र से भी तमाम प्रकार के जो है हमें चीज़ें मिलती हैं, उनका उपयोग जो है समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। वन आधारित उद्योग में क्या है, तो उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी, कागज़, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित है। कागज़ बनाना है, लकड़ियाँ जो प्राप्त करके हम फर्नीचर बनाते हैं, और जो औषधियाँ मिलती हैं, ये किस पे आधारित हैं, तो वनों पर आधारित हैं। कह रहा फ्रेंड्स, अब आकार जो है, जो किसी भी उद्योग के लिए जो है, उद्योग के आकार का तात्पर्य है कि निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब आकार का मतलब हो गया कि आप जो उद्योग में निवेश कर रहे हैं पूंजी, उसके बारे में है, और उसमें जो संख्या लगी है लोगों की काम करने की उत्पादन के लिए, उसको जो है आकार कहते हैं। यानी पूंजी किस तरह की है, कम पूंजी में कर रहे हैं, बड़े पूंजी में कर रहे हैं, या जो लोगों की संख्या है उसकी मात्रा कितनी है। अब मान लीजिए संख्या अगर कम है और पूंजी कम है तो उसको क्या कहेंगे, लघु आकार के उद्योग कहेंगे। और पूंजी अगर अधिक है तो उसको क्या कहेंगे, बृहत आकार के। ठीक है, या कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। अब टोकरी की बुनाई है, मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य हस्त निर्मित जो वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों को जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़ा उद्योग होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है और टेक्नोलॉजी जो होती है उच्च स्तरीय की होती है। अब देख सकते हैं कि रेशम की जो बुनाई होती है, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ऑटोमोबाइल है, भारी मशीनों का उत्पादन किस तरह का होता है, तो बड़े पैमाने पर होता है। ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं जो है मखाने का जो है खाद्य प्रक्रमण अवस्था दिखा रहा है, कैसे कैसे किस स्टेज से किस स्टेज तक पहुंचता है। मखाने में फ्रेंड्स जो है बिहार जो है सर्वोपरि है इसके उत्पादन में। ठीक है,
स्वामित्व को देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, जैसे स्वामित्व का मतलब हो गया कि उस जो भी उद्योग है उस पर किसका अधिकार है, तो उसमें आ जाता है एक देखिए निजी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, और राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया संयुक्त क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है कि अब निजी क्षेत्र किसे कहेंगे? निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो है उसका जो स्वामित्व संचालन होता है सरकार के द्वारा होता है। निजी क्षेत्र में क्या हो गया, तो जैसे एक आदमी कोई अपना उद्योग धंधा कर रहा है या फैक्ट्री बैठाया है या लोगों का समूह कर सकता है इस चीज़ को। सार्वजनिक मतलब क्या हो गया कि सरकार जो है उस चीज़ को चला रही है, उस उद्योग को चला रही है, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन द्वारा सरकार द्वारा होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो भी हमारे कंपनियां हैं, जैसे देखिए आप HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड जो है, और जो है SAIL जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है? तो इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त मतलब हो गया कि उसमें जो है सरकार और जो व्यापारी है या जो पूंजी लगाया हुआ है, दोनों को मिल करके संयुक्त हो गया वो। तो तीन तरह के हो गए, एक तो जो है निजी हो गया, दूसरा सार्वजनिक हो गया, और तीसरा क्या हो गया? संयुक्त हो गया। निजी में आप लोगों ने समझा कि जो है खुद का हो या व्यक्तियों का समूह हो। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जिसमें सरकार का हो, और संयुक्त का मतलब हो गया जो सरकार और जो है निजी व्यक्ति का दोनों मिल करके अगर वो करते हैं काम, तो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। अब जैसे देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। अब मारुति उद्योग जो अपना है वो किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त आता है, जिसमें मतलब सरकार की और निजी दोनों का भूमिका है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण। अब इसके अलावा जो है सहकारी क्षेत्र का आता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि ये यूनियन लिमिटेड के अंतर्गत होते हैं। जैसे आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है और सुधा डेयरी है, ये सहकारी उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वह उद्योग क्या होता है? प्रभावित होता है अगर वो नहीं रहेगा। तो पहला नंबर, कोई भी आप उद्योग धंधा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, आपको विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए जिस पे वो कल कारखाना स्थापित हो, परिवहन चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को ले जाने का, और संचार की व्यवस्था चाहिए, श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, कुशल कारीगर चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए उस माल को बेचने के लिए, और जल की भूमिका तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ जो है कारक हैं जो क्या करते हैं? तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर ये सब कारक मौजूद हैं तब कोई भी उद्योग बड़े आराम से, बड़े तेज़ी से प्रगति कर सकता है। अब वे कारक जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता है, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं। अब जहाँ ये सब चीज़ें रहेंगे वहीं पर क्या होगा? उद्योगों की स्थापना होगी। अब पता चला कि आपके पास कच्चा माल है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, लेबर नहीं मिल पा रही है आपको, या बिजली नहीं मिल पा रही है, या वहाँ पे कोई पूंजी लगाने वाला नहीं है, तो ये सब अगर जब सब उपलब्ध रहेगा तभी जो है उद्योगों की स्थापना हो पाएगी। उद्योग उन्हीं स्थान पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि पिछड़ा क्षेत्र है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, छूट देती है मिल मालिक को कि आप यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करिए, हम आपको जो है इतनी सब्सिडी देंगे ताकि यहाँ का क्षेत्र जो है विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। औद्योगिक तंत्र समझ लेते हैं क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स जो कारक हमने पढ़ा उसमें से कारक अगर मौजूद हैं
तो किसी भी औद्योगिक तंत्र की स्थापना के लिए वह चीज़ें अगर उपलब्ध हैं तो कोई भी औद्योगिक तंत्र क्या हो सकता है, स्थापित हो सकता है। अब प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जैसे कपास, मानव का श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकता है। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। जैसे कमीज़ मान लीजिए मार्केट में आता है या कोई भी हम लोग कपड़े पहनते हैं जो सिले सिलाए आते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट तो आता नहीं है, इसमें जो प्रक्रम लगते हैं जैसे मान लीजिए उटाई हो गया, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सब चीज़ें शामिल हैं, तब चीज़ कोई बन करके सामने आती है। अब कह रहा है कि क्रियाकलाप में देख लीजिए, चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। चमड़ा उद्योग जो है या जूता जो बनता है उसके लिए क्या क्या हो सकता है, उसके प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में कह रहा है कि पता करिए आप। औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं फ्रेंड्स। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका है, पश्चिमी और मध्य यूरोप है, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि देखिए औद्योगिक प्रदेश का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कई तरह के उद्योग धंधे हो या कंपनियाँ स्थापित हों जो एक दूसरे से लाभ पहुँचाती हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना मिल जहाँ होगा वहाँ आसपास टेमे के लिए भी एकत्रित होगा, वहीं पे जो है वाइन जो है फैक्ट्री हो सकती है, शराब की दुकान जो बनती है जो देसी हो सकती है। तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। चूँकि जो चीज़ वहाँ से निकलता है टेमा गन्ने से वो सुलभता से जो है पास में दूसरे कंपनी में पहुँच जाता है, परिवहन लागत कम होती है। तो इस तरह से कह रहा है कि ये चीज़ें लाभकारी होती हैं। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि जो भी औद्योगिक प्रदेश हैं खास करके कहाँ हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा न गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है। और कहाँ विकसित होंगे तो समुद्री पतनों के समीप। समुद्री पतनों के समीप होने का मतलब क्या होगा कि उनके परिवहन में जो है सुविधा रहेगी और लागत कम आएगा। आसानी से माल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पतनों के द्वारा परिवहन जो है समुद्रों नदियों के द्वारा जो है नदी मार्गों के द्वारा समुद्री मार्गों के द्वारा क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नीचे देख लीजिए विश्व के औद्योगिक प्रदेश दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ काला आपका दिख रहा है ये सब क्या है, यहाँ पे विश्व का औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ये सब देखिए भारत में भी आप देख सकते हैं किस क्षेत्र में है। ये चाइना का क्षेत्र हो गया, ये आपका इंडोनेशिया का जावा हो गया। तो ये औद्योगिक प्रदेश है, इनका विवरण थोड़ा सा नीचे है, देख लेते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश जैसे क्या है तो मुंबई पुणे है औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश है, छोटा नागपुर पठार का है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये जो है कुछ भारत के औद्योगिक प्रदेशों का जिक्र किया गया। अब औद्योगिक जो विपदा होती है, कभी कभी क्या होता है कि औद्योगिक कारखानों के आसपास जो है कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसको विपदा हम कहते हैं। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को जो है 12:30 पर क्या हुआ था, तो आपने सुना होगा जो गैस का रिसाव हुआ था कहाँ पे, तो भोपाल गैस त्रासदी का नाम आपने सुना होगा। वहाँ हुआ क्या कि यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक कारखाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, अंत्रशोथ विकृतियाँ आदि से पीड़ित हैं। मतलब जो बच गए वो जो है किसी न किसी बीमारी से क्या अभी भी जूझ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है, ये पूछ लेता है परीक्षा में कि 1984 की जो त्रासदी आई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो आप एक बार ये नोट कर लें, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। दूसरा दे रहा है चीन का जो है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाँव में क्या हुआ था, चोंकिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हो गई।
9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गए क्षतिग्रस्त हो। तो इसका एक बड़ा नुकसान भी है, अगर उद्योग धंधा आसपास रहता है तो कभी कभार इस तरह घटनाएं हो जाती हैं, तो इसको त्रासदी का कहा जाता है, विपदा कहा जाता है। अब जोखिम कम करने के उपाय क्या हैं? अगर कोई कल कारखाना स्थापित है तो उनसे कम जोखिम कैसे हो, उसके क्या उपाय हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से क्या करना चाहिए? अलग, बहुत दूर रखा जाना चाहिए। मतलब आवासीय क्षेत्र आसपास नहीं रहना चाहिए। जो भी औद्योगिक धंधा है, औद्योगिक उद्योग हैं, वहाँ आसपास जो है आवासीय क्षेत्र न हो, लोगों का बसाव न हो, दूर रहना चाहिए। दूसरा है कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थ संग्रहण, उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा मतलब क्या हो गया कि ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो सकता है। तीसरा है कि आग की चेतावनी और अग्निशमन व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। पांचवा दे रहा है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लेते हैं कि जो मुख्य उद्योग हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ पे है। तो कह रहा है विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता। सब तो मतलब उद्योग आपने देखा, लेकिन अभी आज के डेट में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये क्या है? उभरता हुआ उद्योग है। विदेश में जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। अब लोहा इस्पात में कौन है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग में क्या है? तो भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान में संग्रहित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र क्या हैं? देखिए, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। फ्रेंड्स, भारत का जो बेंगलुरु प्रदेश है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है भारत का। इलेक्ट्रॉनिक का जो है सामान यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। इसको इलेक्ट्रिक सिटी भी कहते हैं, बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक सिटी भी कहते हैं। तो कह रहा है कि कैलिफोर्निया जो है कहाँ है? अमेरिका में, और वहाँ की सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु क्या है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बना हुआ है इस समय। अब कह रहा है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो उद्योग उभर रहे हैं उनको क्या इस नाम से जानते हैं? सनराइज उद्योग। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को किस नाम से जानते हैं, तो उसको आप एक तरह से दे सकते हैं कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है सनराइज उद्योग के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोहा इस्पात देख लीजिए। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद एवं उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्ठी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रगलन क्या कहते हैं? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु क्या करते हैं? अयस्कों से गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कर्ष किया। मतलब प्रगलन वह विधि है जिसमें क्या होता है कि जो कच्चा माल होता है उसको गला करके, उसमें से तपा करके जो प्योर माल निकलता है बाहर निष्कर्षित होता है, जिससे हम कुछ बनाते हैं। जैसे इस्पात उद्योग को ही ले लीजिए आप, तो लास्ट में क्या होता है? देखिए, 8 टन कोयला यूज होता है, 4 टन जब अयस्क होंगे, लौह अयस्क जब यूज होंगे, और 1 टन इसमें क्या है? चूना पत्थर होगा। तो यह बन करके क्या होगा? गल करके जो निकलेगा वह 1 टन इस्पात निकलेगा। ठीक है। अब कह रहा है इस्पात क्या है? कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। ये देख सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा कैसे क्या किया है। अब देखिए, ये लौह अयस्क है, ठीक है,
इसमें चूना पत्थर मिलाया गया और ये भट्टी में डाल करके यहाँ गर्म वायु निकल रही है, यहाँ से जो है प्रगत लोहा जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और ये धातु मल निकल रहा है जो अवशिष्ट पदार्थ है। कह रहा फ्रेंड्स, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस्पात जो है आधुनिक उद्योगों का क्या है? मेरुदंड है। मतलब लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा इस्पात से बने अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। अब देखिए पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित हो किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होना शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौहअयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ये देख सकते हैं 1850 से 1950 की स्थिति क्या रही, 1800 से पूर्व के पहले की स्थिति है, 1950 से अब तक की स्थिति क्या है। दिख रहा है ना किस तरह से उद्योगों का जो है परिवर्तन हुआ है। ये विश्व में प्रमुख लोहा इस्पात उद्योगों के क्षेत्र हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ निशान आपको काले दिख रहे हैं वो क्या हैं? वह विश्व के लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप में देख सकते हैं। अफ्रीका में कम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे बस, और बाकी जो है यूरोप में ज़्यादा है, उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा है, और फिर जो है चाइना का जो क्षेत्र है उधर ज़्यादा है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भारत में जैसे देखिए भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर हो गया, झारखंड, जमशेदपुर हो गया, उड़ीसा राउरकेला हो गया, बोकारो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये 4 राज्यों में जो है हमारे जो है उद्योग धंधे जैसे इस्पात उद्योग, लौह जो उद्योग से संबंधित जो है फैले हुए हैं। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं नाम जो है जगह के नाम से क्या क्या दे रहे हैं। जमशेदपुर, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको क्या कहते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह निजी स्वामित्व था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को हुआ। देखिए पूछता है टिस्को किस सन में स्थापित हुआ, तो 1907 में। और कहाँ पे? तो झारखंड में। किस नदी के किनारे? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम। जैसे मान लीजिए ये खरकई नदी है, ये स्वर्णरेखा नदी है, तो यहाँ ये मिल रहे हैं, वहीं पे जो है टिस्को कंपनी की स्थापना हुई है। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। बाद में साकची का नाम क्या हो गया? जमशेदपुर हो गया। जो पहले साकची जो नदी है उसी के जगह पे यह स्थापित हुआ और उसी को आज हम क्या कहते हैं? जमशेदपुर का। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये खरकई नदी है और यहाँ पे ये स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। और यहाँ पे टाटा आयरन एंड इस्पात कार्य का ये हो रहा है। ये देखिए टाटा रेलवे नगर जो है ये ट्रेन लाइन भी है, और जितना भी ये देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का, ये क्या है? ये सब जो है मुख्य सड़क है। क्लियर हो गया? तो भूलिए मत। 1907 में टिस्को की स्थापना कहाँ हुई? जमशेदपुर में इस्पात की कंपनी है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला,
मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता। मतलब ये जो कच्चे माल हैं बड़े सुविधाजनक स्थिति में यहाँ मिल जाते हैं। कह रहा है खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल जो है मिल जाता था। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। ठीक है फ्रेंड्स, एटलस आप कह रहा हो कुछ करके सीखें। एटलस के माध्यम से आप जो भी भारत के लोहा इस्पात उद्योग हैं उनको आप देख लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ना है तो एटलस आप रखिए, जिससे और जानकारी मिलेगा। बिना मानचित्र के आप लोग को ज्ञान जो है अधूरा रहेगा। फ्रेंड्स, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। मतलब टिस्को के अलावा इन सबों जो है उद्योगों का भी क्या हुआ, स्थापना हुआ। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत और संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बहुत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग देख लीजिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यह इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग को क्या बोलते हैं, इस्पात नगर। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क कहाँ से, मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेहला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त है। मतलब पिट्सबर्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ भी आप देख सकते हैं परिवहन की सुविधा और जो कच्चे माल हैं वो मिल जा रहे हैं, इसलिए वह उद्योग वहाँ पे बहुत शीघ्रता से विकसित हुआ। कह रहा है आज पिट्सबर्ग बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेहला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने ये रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कराते हैं। अब ग्रेट लेक्स का मैंने एक वीडियो भी दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी है, होम्स जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा क्रम बताया है, कौन सी बड़ी झील है और कौन छोटी झील है, और झीलों के नाम को याद करने के लिए उसको आप एक बार वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग देखिए फ्रेंड्स, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे क्या है, प्राकृतिक रेशे में क्या जाएगा, ऊन है, ऊन आपका आता है, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किया जाता है। और मानव निर्मित रेशे में क्या है, तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रेयान शामिल है। अब देखिए मानव निर्मित में आप देख लीजिए और प्राकृतिक रेशे देख लीजिए। इसका भी पूछता है एग्जाम में कि यह जो है मानव निर्मित रेशा है या प्राकृतिक है। अब देखिए टेक्सटाइल जो है, कह रहा है कि लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, बुनना। फ्रेंड्स, चैप्टर लंबा हो रहा है थोड़ा सा, चलिए 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट और दीजिए आप लोग, बस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति एक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने ब्रिटेन में और बाद में विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका जो है मलमल और मछलीपट्टनम छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। कब, तो आज़ादी से पूर्व, जब ब्रिटिश इंडिया थे फ्रेंड्स, तो यह उस समय जो है ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको और बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी जो है बहुत क्या थे, प्रसिद्ध थे। लेकिन हाथ से बने होने का कारण क्या था,
सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। अब होता क्या था कि जो ब्रिटेन में माल बनता था मशीनों से, तो हमारे माल से क्या होता था, सस्ता होता था, इसलिए प्रतिस्पर्धा हमारा जो हस्तकरघा उद्योग था नहीं कर पाया। और पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है कब बनाई गई, तो 1854 में भारत में 1854 में क्या हुआ, पहली जो है यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई। कोष्ण जलवायु, मशीन या आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। करा फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 1818 में, देखिए 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था क्या, प्रथम उद्योग, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद यह क्या हुआ था, बंद हो गया था। फिर जो है आपने पढ़ा 1854 में मुंबई में। प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अब कह रहा है कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना और पांडिचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। देखिए सूती वस्त्र के ये सारे जो हैं क्या हैं, भारत में केंद्र हैं। अब देखिए भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा क्या हो जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई, कितना, तो 1859 में, ठीक है फ्रेंड्स। यह यथाशीघ्र मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का क्या कहते हैं, पूछता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, तो सूती वस्त्र का बहुत बड़ा क्या है, निर्माता है। कौन, तो अहमदाबाद। बहुत परीक्षा में पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद, भूलिए मत। अब अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों की जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुँच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन है, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान है। तो ये सारी जो है संरचना वहाँ मिल रही है, इसलिए यह उद्योग वहाँ पे विकसित हुआ। कह रहा फ्रेंड्स जो है अब क्रियाकलाप में दे रहा है कि दर्जी की दुकान, जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों के दर्जी की जो दुकान होती है, विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े से इकट्ठा कीजिए और उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम और वाले रेशे उन्हीं कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। कह रहा परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका देख लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ओसाका को क्या कहते हैं, ये भी सूती वस्त्र उद्योग में बहुत ही भूमिका, इसको ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर क्या है, विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। आर्द्र जलवायु है, कोष्ण आर्द्र जलवायु है, कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यदि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे, अब वहाँ भी देखिए सूती वस्त्र क्या हो गया, लौह इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत पूर्ण सीमेंट लेता जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अभ्यास के प्रश्न आइए देख लेते हैं इनको। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उद्योग शब्द का मतलब जहाँ आर्थिक गतिविधि हो, जहाँ क्या हो, जो है कच्चे माल बने और जो है लोगों को द्वितीयक वर्ग की उसमें भूमिका हो, क्या है, उद्योग है। कह रहा है कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो है
क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, बिजली चाहिए, परिवहन चाहिए, पूंजी चाहिए, सारे क्या हैं उसके हैं। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा है, तो इस्पात उद्योग है फ्रेंड्स। कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से क्यों फैल रहा है, तो मुंबई में क्या है, उस तरह की संरचना वहाँ पे, जैसे पत्तन है, जल की व्यवस्था है, जो है श्रम है, कच्चे माल मिल जा रहे हैं, तो ये आसानी से फैल रहा है। बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है, तो जिस तरह से बेंगलुरु में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सूचना प्रौद्योगिकी फैल रही है, उसी तरह से जो है कैलिफोर्निया में है, लगभग समानता इस तरह की है। बाकी जो है सही उत्तर चिन्हित कर लेते हैं एक बार। कह रहा है फोर्ट ग्लेशियर अवस्थित है, तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। दूसरा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो जूट हो जाएगा। अब ये अंतर नीचे स्पष्ट करना है, आप लोग इस बार देख लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद हम लोग क्लास 9 में प्रवेश कर जाएंगे। तो आशा है वीडियो आप लोगों को देख के पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। इसके साथ ही मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।